नहीं। मेरे पास वैसे बहुत स्टोरी है रुक भी। एक बस वो बचा है। क्या जानते हो कुछ भी, जो भी तुम जानते हो। तो जानते हो। वैसे इनकी कॉस्मोलॉजी की एक स्टोरी भी है कि जब भी वो अपने मतलब शावर लेने जाते थे तो उनकी वाइफ को उनको जल्दी बुलाना होता था। तो वो बार बार उनसे कहती थी कि स्टीव मैंने जो है वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की डिस्कवरी कर ली है, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व कर दी है। और वो इस चीज से जल्दी आ जाते थे। वैसे स्टीवन वाइनबर्ग एक फिजिशिस्ट थे। 1933 में बॉर्न हुए थे और न्यूयॉर्क सिटी में बॉर्न हुए थे। जैसा आयुष ने कहा कि ज्यू थे वो एक। और उनके जो फादर थे वो एक सबसे बड़े पिलर थे जिसके वजह से वो फिजिक्स में आए थे। उनके फादर जो है वो उनके लिए बार बार बुक्स लाते थे, वो बुक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। एक बार किसी ने उनसे एक इंटरव्यू में पूछा भी था कि अगर आप फिजिक्स ना कर रहे होते तो क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा भी था कि अगर मैं फिजिक्स ना कर रहा होता तो एक शायद मेरा बुक स्टोर होता खुद का और मैं उसमें बुक्स बेच रहा होता। तो वो बुक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे और उन्होंने मतलब काफी जैसे पॉपुलर साइंस बुक्स वगैरह उन्होंने काफी पढ़ी हैं। लेकिन एक बुक जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा उन पे रहा वो बुक थी हीट, जिसका ऑथर कौन था वाइनबर्ग खुद नहीं ढूंढ पाए। लेकिन इस बुक का जो कवर था उसमें उनको एक सिंबल देखने को मिला जो कि कुछ ऐसा था जिसने सबसे पहली बार उनके दिमाग में ये बात डाली कि कैसे एक मतलब फंडामेंटल चीज हीट जो है वो भी हम लोग मैथ्स की वजह से समझा सकते हैं। और इसी वजह से उनके अंदर इंटरेस्ट जागा, उन्होंने खुद को कैलकुलस सिखाने की कोशिश भी की। तो अपना उन्होंने हाई स्कूल ब्रॉन्क्स साइंस स्कूल से किया था। और वहां पे जब वो खुद को कैलकुलस सिखा रहे थे तो उनके बहुत अच्छे दो फ्रेंड भी थे, एक शेल्डन ग्लैशॉ और जेराल्ड फाइनबर्ग, जो कि दोनों आगे चल के बहुत बड़े फिजिशियंस बने। और ग्लैशॉ के साथ ही उन्होंने अपना नोबेल प्राइज भी शेयर किया था जो उन्होंने जीता था। और उसके बाद जब उनका हाई स्कूल कंप्लीट हुआ तब वो अपना और ज्यादा हायर स्टडीज के लिए आगे जा रहे थे। तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने जो है अप्लाई किया था, जिसमें से कि वो हार्वर्ड से रिजेक्ट हो गए थे लेकिन कॉर्नेल एमआईटी और प्रिंसटन में सिलेक्ट हो गए थे। अब इसके इनके साथ ही शेल्डन रैशॉ ने भी अप्लाई किया था इन तीन इंस्टीट्यूट्स में। और जेराल्ड फाइनबर्ग अपना कोलंबिया में चले गए थे। तो स्टीवन माइनबर्ग के जो फादर थे वो इन तीनों को लेके अपने मतलब वो तीनों एक साथ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में गए देखने के लिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट उनके लिए सही रहेगा। और लास्ट में वाइनबर्ग और ग्लैशॉ ने दोनों ने कॉर्नेल चुना था। और वहीं पे कॉर्नेल में ही उनको उनकी जो वाइफ थी जो कि आगे चल के टेक्सास में बहुत बड़ी मतलब लॉयर कह लो या फिर लॉ की बहुत अच्छी प्रोफेसर थी, वो उनको 1954 में मैरिड हुए थे। और उन्हीं के साथ ही उन्होंने अपना ग्रेजुएशन वहां पे कंप्लीट किया था। अंडर ग्रेड। अंडर ग्रेड। हाँ। अब उनका जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब तक वो मैरिड हो चुके थे। तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छी प्लेस ढूंढ रहे थे हनीमून में जाने के लिए। तो इस पे भी बहुत अच्छी स्टोरी है। तो वो जब अपनी एक अच्छी प्लेस ढूंढ रहे थे हनीमून में जाने के लिए तो उन्होंने खुद लिखा है, आई थॉट दैट इंस्टेड ऑफ हेडिंग फॉर एन अमेरिकन फिजिक्स डिपार्टमेंट आई शुड गो टू सम यूरोपियन सेंटर फॉर फिजिक्स रिसर्च एंड एंजॉय अ रोमांटिक हनीमून ईयर अब्रॉड। इसलिए उन्होंने कोपेनहेगन जाने का डिसाइड किया। नहीं, ग्रेड के लिए वो नहीं, ग्रेड के लिए हाँ ग्रेड स्कूल के लिए वो कोपेनहेगन गए थे लीसबुक। नहीं, उन्होंने अपना ग्रेड स्कूल उन्होंने खुद अपनी जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन था वो नील्स बोर इंस्टीट्यूट में किया था और पीएचडी के लिए फिर बाद में वो प्रिंसटन गए थे। हम्म।
तो उन्होंने नील्स बोर इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई किया, और वैसे चेक कर लेना हिस्ट्री जो भी हो। वहां पे वो कोपेनहेगन गए। जब वो कोपेनहेगन गए तो वहां पे उनको फिजिशियंस मिले थे, अमेरिकन फिजिशियंस, डेविड फ्रिश, जो कि वहां पे एमआईटी से आए थे। तो अब ये उनकी लाइफ का सबसे ज्यादा टर्निंग, और कह सकते हैं हम लोग लाइफ चेंजिंग मोमेंट हुआ। तो वहां पे जब डेविड फ्रिश से मिले तो उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा कि फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट and was not ready to start research. I had to take my graduate courses and I had to spend this year in Copenhagen reading physics books and article. तो जैसे हम लोग सोचते हैं, और बहुत से हमें लोगों में आता है कि अगर रिसर्च करनी है तो उसके लिए पहले हम लोगों को बहुत सारा बैकग्राउंड जानने की जरूरत है, बहुत सी बुक्स और बहुत से बड़े बड़े आर्टिकल्स जानने की जरूरत है। तो वैसा ही कुछ थॉट स्टीव के दिमाग में भी था, और उन्होंने ऐसा ही कुछ रिप्लाई कर दिया। अब इसी वजह से जो है डेव ने उनको, कह सकते हम लोग एक तरीके से डिसअब्यूज किया, कहते हुए कि नो, ही सेड दिस वाज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एवरीवन हैड टू बी डूइंग रिसर्च। Dave also proposed him to work on a nuclear alpha decay, but he could not make any progress on alpha decay. तो डेव ने उनको सजेशन दिया कि उनको अल्फा डीके पे काम करना चाहिए। पर वाइनबर्ग अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि आज तक उनको समझ नहीं आया कि डेव किस बारे में बात कर रहे थे, और वो ना ही इस पे कुछ प्रोग्रेस कर पाए। पर फिर भी उन्होंने इसी सजेशन की वजह से काफी सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, काफी चीजें देखी, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ वो लोग रिसर्च कर सकते हैं। उस समय पे जो फाइनमैन, श्विंगर एंड टोमागा थे, उन्होंने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत, मतलब उस टाइम पे क्रेज चल रहा था, इसलिए स्टीवन वाइनबर्ग के मन में भी था कि वो भी जो है इसी में कुछ करना चाहते हैं। तो वहीं पे उनको जो है कोपेनहेगन स्वीडिश थ्योरिस्ट मिले थे, गुनार शिलैन। अब गुनार बहुत बड़े हम लोग कह सकते हैं मेंटोर थे, जिन्होंने उस टाइम पे क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की एक बहुत बड़ी जो थ्योरम थी वो प्रूव करी थी। तो शिलैन showed that some of the constant in the equations of theory had to be infinite, जो कि ओपेनहाइमर और वॉलन ने पहले भी इंडिपेंडेंटली फॉर्म किया था 1930s में। That some calculations in quantum electrodynamics give infinite result for observable quantities like energies and probabilities, of course which must be fine. तो अब शिलैन ने क्या कहा था कि हम लोग जो नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, उसमें हम लोगों की जो बहुत से रिजल्ट आते हैं वो इनफाइनाइट आते हैं, इन्फिनिटीज आती हैं, और जो कि हम लोग जानते हैं जो हम लोगों की फिजिकल क्वांटिटीज, एनर्जी और प्रोबेबिलिटीज, ये फाइनाइट होनी चाहिए। हम लोग कैंसिल कर सकते हैं अगर हम लोग मान लें कि कोई कांस्टेंट जो इन थ्योरी में है वो फाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है बेयर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं रीनॉर्मलाइजेशन। अब गुनार शिलाइन के पास जब वाइनबर्ग गए तो उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम चाहिए जिसपे वो अपनी रिसर्च कर पाए। तो शिलाइन जो है उसी टाइम पे क्या हुआ था, एक फिजिशियस थे ली, जिन्होंने एक पेपर अपना, एक कह सकते हैं एक मॉडल प्रपोज किया था जिसमें उन्होंने प्रोबेबिलिटीज का यूज किया था। मैट्रिक्स थ्योरी भी कहते हैं, तो वो इनके वजह से कहते हैं। पाउली ने ये सारे अपने थ्योरीज दी थी। तो गुनार शिलाइन के मेंटोर थे वुल्फैंग पाउली। तो उन दोनों ने मिलकर ये दिखाया था कि इतना इजीली जो है ये इन्फिनिटी से आप नहीं छुटकारा पा सकते हो। लेकिन फिर भी शिलान चाहते थे कि वाइनबर्ग और ज्यादा प्रूफ करें ये कि
जो ये ली का मॉडल है पूरी तरीके से गलत है। तो उन्होंने उनको प्रॉब्लम सजेस्ट की थी और इसी के हेल्प की वजह से वाइनबर्ग ने अपना पहला पेपर एनवी पोटेंशियल इन ली मॉडल पब्लिश किया था। और इसी से पहली बार उनको फीलिंग आई थी कि वो भी कुछ साइंस के वर्ल्ड में कर सकते, कुछ उन्होंने साइंटिफिक डिस्कवरी की है। वैसे इसके बाद एक स्टोरी और ये भी है कि वाइनबर्ग जो है वो शिलैन के पास ही गए और उनसे बोले कि उनको कोई रिसोर्स या कोई बुक सजेस्ट करें जिससे वो फाइनमैन डायग्राम सीख पाए। पर शिलैन ने उस वक्त उनको रिप्लाई किया कि तुम्हारे लिए अभी फाइनमैन डायग्राम जानना जरूरी नहीं है। उन्होंने उनको ये कह के हटा दिया। लेकिन ये चीज उस वक्त वाइनबर्ग को बहुत ज्यादा खराब लगी थी। लेकिन शिलैन ने नहीं, शिलैन के यहाँ पे गए थे विजिट से। हालांकि वाइनबर्ग को कभी ऐसी एक नॉवल गिफ्ट में नहीं मिल पाई। उसके बाद वाइनबर्ग शिफ्ट हो गए थे प्रिंसटन पे। वहां पे उन्होंने अपनी पीएचडी की थी अपने सुपरवाइजर सैम ट्रेमेन के अंदर में। और उनकी थीसिस का टाइटल था द रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इन डीके प्रोसेस। ग्रेजुएशन के बाद फिर वो कोलंबिया चले गए थे यूनिवर्सिटी में। और वहां पे उसके बाद 1955, हाँ 1959 में वहां पे वो फैकल्टी रहे थे। और उसके बाद फिर वो बर्कले में शिफ्ट हो गए थे। और फिर बर्कले में जो उनका 1960s का टाइम था वाइनबर्ग का, ये उनका सबसे ज्यादा फ्रूटफुल टाइम था। इस पे उन्होंने सबसे ज्यादा मतलब अपने करियर के जितने भी बड़े काम किए इसी टाइम पीरियड में किए थे। तो भी काफी कर रहे थे और उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा भी था कि इसी टाइम पे वो